ये बात बसपा के लोगों को सोचना चाहिए कि 85% बहुजन की बात करते हुए आप कहाँ खड़े हो गए। किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी राजनेता का ये परीक्षण होता है कि अगर जनता की अदालत में आप कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब दो ही है, या तो आपका विचार लोगों को अपील नहीं कर रहा है, यानी आपने विचारों से समझौता कर लिया है, या तो कहीं आप अपनी राजनीति से भटक रहे हैं। समाजवादी पार्टी ही जितने कम सीटों पर है, इस चुनाव में अगर बीजेपी जीत गई, जो कि बीजेपी के लिए अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव था, तो अगले चुनाव तो उसके लिए और आसान होंगे। तो वो चुनाव बीजेपी जीत गई जो उसके लिए सबसे मुश्किल था। कोरोना था, किसान त्रस्त थे, नौजवान त्रस्त थे, लाठियाँ खाई थी, लोगों की हत्याएं हुई थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, क्या नहीं था इस चुनाव में। उसके बाद भी बीजेपी अगर 60-70 सीटें ले आ रही है तो इन सारे राजनीतिक दलों को पुनर्मूल्यांकन करना होगा, वरना राजनीति बहुत दिन तक इस तरह से नहीं चलती। नए नए दल आते हैं, जनता नए विकल्प पेश करती है, पुराने लोगों को साबित करना होगा कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आप जैसे लोग समाज के लिए एक दर्शन है, शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या जो ईवीएम का जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये सारे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मशीन है, मशीन में कोई भी छेड़खानी हो सकती है। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं कि मैं दावा करूँ कि ईवीएम में कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। ये सारी राजनीतिक दल एक जन आंदोलन बनाए ईवीएम के खिलाफ। आप चुनाव में भाग लोगे और चुनाव हार जाओगे तो कहोगे ईवीएम की वजह से हारे, तो चुटकुला बनेगा, हंसी मजाक होगा। अगर आपको लगता है कि ईवीएम गड़बड़ है तो आप चुनाव में भाग क्यों ले रहे हो? आप सारी जनता को आंदोलित करो। सारे विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट होकर कहते हैं हम चुनाव में बहिष्कार करेंगे। अकेले बीजेपी चुनाव लड़ लेगी। आप हारने के बाद ईवीएम का रोना रोगे तो आप हंसी लोग उड़ाएंगे, फिर वो मुद्दा गायब हो जाएगा। मतलब हारने के बाद जो आप हमेशा लड़ो, आप उसको जन आंदोलन बनाओ, आप अपने टेक्नीशियन को जोड़ो और उसको ले आकर के दिखाओ कि देखो हैक हो रही है, देखो ये हो रहा है, देखो बैलेट पेपर बदला जा रहा है। तो ये काम आपको करना है। कई हमने नेताओं से सवाल, वो कहते हैं कि बीजेपी तो चाहती है कि बहिष्कार करें ये लोग चुनाव से। अरे ऐसा कैसे होगा? सारे राजनीतिक दल चुनाव से बहिष्कार करेंगे तो बीजेपी क्या कर लेगी? जो वो छद्म लोकतंत्र बनाए हुए है कि लोकतंत्र भी है और नहीं भी है, उससे तो कम से कम जवाब मिलेगा। विपक्ष उभर पाएगा कभी? ये नहीं लगता। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि विपक्ष मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कौन नहीं। बहुत स्याह दौर आते हैं, उससे भी लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्य, जनता, या हजारों साल का इतिहास देश का रहा है। जिनको पैर के नीचे कुचला गया था ना, वो भी उभर करके मिट्टी फोड़ करके आ गया है। तो ये दौर है, ये खत्म हो जाएगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है या उनके लिए राजनीतिक दल अपना उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं। मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी समाज का मनोबल न टूटे। मेरी जिम्मेदारी कि समाज में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय का सवाल, संवैधानिक मूल्य, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे थे, हम काम करते रहेंगे। लाख बुरी मुसीबत आए, लाख तानाशाही सरकार आए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के लिए काम करें। नेता अपनी पार्टी और अपने कैडर के लिए काम करें। हम जो समाज को तैयार करेंगे उसका फायदा नेता को होता है। समाज तैयार होता है तो उसका फायदा नेता को होता है। हम जिस मुद्दे पर सड़क पर लड़ते हैं उस पर कई बार नेता पीछे रहता है, फिर भी फायदा उसको होता है। समाज का कैडर कमजोर हुआ, कैडर है ही कहाँ, खत्म हो गया। ये नहीं, ये राजनीतिक दलों के पास कैडर कितना बचा है जो हमेशा जनता के बीच जाए? चुनाव के माहौल में भीड़ से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता के बीच में जाइए, जनता तैयार बैठी है। तानाशाही, फासिस्ट और संविधान विरोधी ताकतों को बहुत दिन तक कोई देश झेलता नहीं है। इनको भी उखाड़ फेंकेगा, बशर्ते कि आप भरोसा पैदा करिए कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, इस समय देश में जो चुनौती का माहौल बना हुआ है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, संविधान विरोधी नीतियां हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, ऐसे वक्त में इन लोगों ने एक कोशिश की है कि समाजवादी जनता परिवार जो था, जनता दल परिवार जो था, समाजवादी सोच विचार के लोग हैं, ये लोग राजनीतिक रूप से एकजुट होकर के ये दावा कर रहे हैं कि ये इस संविधान विरोधी सत्ता को एक चुनौती पेश कर सकें। तो हम लोग जिनका किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ सीधा नहीं है, हम लोग एक विचारधारा, एक लड़ाई से जुड़े हुए लोग हैं, संघर्ष से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोगों की सदिच्छा हमेशा ये रहती है कि संविधान विरोधी ताकतें, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नीतियां बना रहे लोग कमज़ोर पड़ें और उसके जनता के सवालों पर समाजवादी, अम्बेडकरवादी और लोकतंत्र और संविधान के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो सब एकजुट हों। इस बात से हमें खुशी होगी। ये संविधान को बचाने की लड़ाई और मजबूत हो, इस उम्मीद में हम इन लोगों को बधाई और शुभकामनाएं भी देंगे। लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है, वो केवल राजनीतिक दलों और चंद नेताओं
के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती। अब इस समय जो माहौल देश में है, जिस तरह से चुनावी एक औपचारिकता निभाई जा रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या हो रहा है ये दिख रहा है। चुनाव आयोग कितना कमज़ोर पड़ चुका है, संसदीय लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन अब इस समय इस देश में आम जनता के बीच एक सांप्रदायिक नफरत की बात इनबिल्ट कर दी गई है। बहुत आराम से आप ये कहते हैं कि हम 80-20 का चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद वोट लोग आपको दे रहे हैं। आप बड़े आराम से नारा लगाते हैं कब्रिस्तान पाकिस्तान शमशान मुसलमान, फिर भी लोग आपको वोट दे रहे हैं। आप कहते हैं कि अयोध्या अभी तो अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, उसके बाद भी आपको वोट मिल रहा है। इसका मतलब कि हमने एक बहुत बड़े तबके को अपने सामने कम्युनलाइज होता हुआ देखा है। सर आपने कहा तब भी वोट मिल रहा, आप जैसे लोग जब अपनी कोई बात रखते हैं तो समाज बड़े ध्यान से सुनता है और उसको फॉलो भी करता है, लेकिन वोट देने के टाइम वो आप लोगों को भूल जाता है। देखिए, इस समय कहानियों का संघर्ष है, दो तरह की अवधारणाओं का संघर्ष है। किसकी कहानी, किसके किससे, किन की भावनाओं को कितना उद्वेलित कर पा रहे हैं। मोहब्बत करके चार लोगों को जोड़ना हमेशा से कठिन काम रहा है, और दो लोगों में भी झगड़ा कराना बहुत आसान होता है। नफरत कराने वाले, लड़वाने वाले, किसी के खिलाफ भड़काने वाले, ये काम बहुत आसान होते हैं, आपको कुछ नहीं करना। और वो भी तब जब भीतर से एक विरासत में मिला हो, सांप्रदायिक नफरत के बीच गैर लोकतांत्रिक मूल्य मिले हों। चुनौती तो ये है कि लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों से लैस किया जाए, लोगों को मोहब्बत से जोड़ा जाए, लोगों को मिलजुल करके रहना सिखाया जाए। सामाजिक न्याय तो उस विचार का नाम है। हम भक्ति मूवमेंट में पढ़ते हैं, हम अपने साहित्य में पढ़ते हैं, कबीर क्या काम करते थे। कबीर लोगों को जोड़ने का काम करते थे। बुल्ले शाह, बाबा फरीद, रविदास, गुरु नानक, ये सारे लोग मोहब्बत और प्रेम की बात करते थे। लेकिन उनके पास कोई राजघराना नहीं था, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, उनके पास कोई पीछे चलने वाली भीड़ नहीं थी। बहुजन नेता अब लोगों को नहीं जोड़ने का मैं कह रहा हूँ कि ये तो विचार इन नेताओं को करना होगा कि अगर आपकी बातें लोगों तक नहीं जा पा रही हैं तो आप अपनी भाषा बदलें, रणनीति बदलें और ज़्यादा सक्रिय हों। 24/7 × 365 बीजेपी जिसके पास सत्ता है, पूंजीपतियों का समर्थन है, उनके वो लोग 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। हमें पार्ट टाइम राजनीति नहीं करनी होगी, और राजनीति के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक ज़मीन पर जो जनता को जगाने का काम है वो करिए। 5 किलो अनाज और 500 रुपये पर अगर कोई वोट दे रहा है तो इसका साफ अर्थ दो ही है कि हमने जनता को कम्युनलाइज कर दिया है, लोगों के बीच नफरत बो दी है, और दूसरी तरफ बहुत गरीब तबका एक ऐसा बना दिया है जो 5 किलो अनाज और 500 रुपया उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है वो जो, और उनको पता है वो वोट खरीद रहे हैं, और एक तरफा उन्होंने सरकार को, सरकारी संपत्ति को उधर बेच रहे हैं और इधर से जनता को पैसा दे रहे हैं। अरे भाई, डेमोक्रेटिक और वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, जनता को मजबूत करना। ये क्या करना? जनता को कमज़ोर करो और आखिरी में 500 रुपया दे दो, उनको लगे बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, 5 किलो अनाज बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। 18 करोड़ लोग अगर उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे हैं तो शर्म आनी चाहिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में इन लोगों को। तो बहुत मुश्किल दौर है, भाषा बदलनी होगी, रणनीति बदलनी होगी, विचारधारा को स्पष्ट करना होगा, अपने तेवर तलखी में एक समावेशी विचार बनाना होगा। जो 85% बहुजन की बात करते हैं ना, उसको ज़मीन पर उतारने का काम करना होगा, समाज के बीच लोगों को ले जाना होगा, अपने इतिहास से परिचित कराना होगा। संवैधानिक मूल्यों को बचाने का एक ही रास्ता है, लोगों को मोहब्बत और प्रेम से जोड़िए, हितों का टकराहट जहाँ है उसको कम करिए, तभी जा कर के आप एक समावेशी देश, समावेशी राज्य। यूपी से बड़ी उम्मीदें थी बहुजन समाज को, लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए बहुजन समाज को। समाज की ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश की उम्मीद उत्तर प्रदेश से थी। उत्तर प्रदेश काशी मथुरा अयोध्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहाँ से राजनीतिक मिजाज तय होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी लोगों को भी ये सोचना होगा, उत्तर प्रदेश की आवाम को भी सोचना होगा। वोटों की लूट तो एक तरफ है, वो वोटों की लूट तो एक बात है, वो लूटी जाएगी। अगली बार तो और लूटेंगे। पिछली बार 500 रुपये देते, अगली बार के चुनाव में 1000 दे देंगे। 5 किलो राशन दिए थे, अगली बार 10 किलो दे देंगे। और सत्ता, मीडिया सब उनके पक्ष में अगली बार और रहेगा। आपको अगर राजनीति करनी है तो आपको रास्ता खोजना पड़ेगा कि आप लोगों को और कैसे जोड़ें।